हाँ देख ये के जैक बोर्ड क्लास 10 कर, ठीक है, साइंस वाला चैप्टर 6 यानी जैव प्रक्रम पाठ करना है के अभ्यास कर सवाल जवाब, ठीक, जीव विज्ञान है के अब बायोलॉजी, ठीक नहीं, अभ्यास कर सवाल जवाब में देख पहला सवाल कहता है मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, पोषण शोषण उत्सर्जन परिवहन केकर से संबंधित है, मरिक कर जो वृक्क केकर से संबंधित है, मुख्य लागत है उत्सर्जन है नहीं, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, ठीक है, जो संबंधित है तो उत्सर्जन वाला, ठीक है। दूसरा सवाल है पादप में जाइलम उत्तरदायी है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। जाइलम कर का काम है, पादप में जाइलम जो है नहीं का करेला, तो एक सही उत्तर हुई जाई 4 गो ऑप्शन में जल का वहन, ठीक, माने पानी के हिने होने आवे के लेके काम। तीसरा सवाल है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल है पहला में, दूसरा में क्लोरोफिल, तीसरा में सूर्य का प्रकाश और चौथा में है उपयुक्त सभी। स्वपोषी मतलब जो खुद से अपना पोषण करता है, ठीक है, तो एक सही उत्तर हो जाए मुझे तो लागत है उपयुक्त सभी हुई लखे, हाँ है उपयुक्त सभी वाला उत्तर हो जाए, ठीक। अब चौथा सवाल है पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, केंद्रक। माने पाइरुवेट के विखंडन, पाइरुवेट जखन टुकड़ा हो जाएगा यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, ठीक है, यह कौन सी क्रिया है, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा, पाइरुवेट का टूटेला विखंडन होएला तो कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा दे, तो क्रिया का नाम बताओ, यह क्रिया होती है कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक या केंद्रक, तो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक, इधर उत्तर माइटोकॉन्ड्रिया। पांचवा सवाल कहता है हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है, वसा का पाचन कहाँ होता है, तो उत्तर है अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय होता है, जो यकृत से स्रावित पित्तरस को प्राप्त कर क्षारकीय बन जाता है। अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय होता है, जो यकृत से स्रावित पित्तरस को प्राप्त कर क्षारकीय बन जाता है, अम्ल रेल से पित्तरस से मिलकर क्षार बन जाएगा, ठीक, माने अमाशय से आने वाला भोजन। तो क्षुद्रांत्र में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है जिस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल होता है, माने क्षुद्रांत्र में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है जिस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल होता है। पीत लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है जिसे इम्लिसीकरण कहते हैं, पीत लवण छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है जिसे इम्लसीकरण कहते हैं, ठीक। तो आग्नेयाशय से प्राप्त होने वाले आग्नेयाशिक रस में इम्लसीकृत वसा का पाचन हेतु लाइपेज नामक एंजाइम होता है, आग्नेयाशय से प्राप्त होने वाले अग्निसायक रस में इम्लसीकृत वसा का पाचन हेतु लाइपेज नामक एंजाइम होता है। क्षुद्रांत्र की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंत रस स्रावित करती है, ठीक है, क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंत रस स्रावित करती है।
इसमें उपस्थित एंजाइम वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। एकर में जो एंजाइम रहेला से वसा के वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में चेंज कर देला, यानी परिवर्तित कर देला। तो इस प्रकार वसा का पाचन छोटी आंत अर्थात क्षुद्रांत में होती है। तो वसा का पाचन छोटी आंत तथा क्षुद्रांत में होती है। छठवां सवाल क्या कहते हैं, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? तो देखिए उत्तर, हमारे मुंह में लार ग्रंथियां होती है जो भोजन में एक रस मिलाती है जिसे लार कहते हैं। काइल से कर में चुभला नहीं तो कर में लार से मिल जाएला। तो क्या भूमिका है उसके बताएगा। तो लार में एमिलेज नामक एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च यानी मंड को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। लार में एमिलेज नामक एंजाइम मिलेला, ठीक है, जो स्टार्च यानी मंड को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। इस प्रकार स्टार्च के पाचन में लार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही लार भोजन को फिसलन बनाती है जिससे भोजन आसानी से आगे बढ़ सकती है। चिकन चिकन की उदल नहीं तो लुड़ुप लुड़ुप अंदर ढुकेल। देख 7वां सवाल क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है और उसके उपोत्पाद क्या है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है और उसके उपोत्पाद क्या है? एक उत्तर है हाँ, सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां निम्नलिखित है। क्या क्या? जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड। जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड। उसके यही हो गए उपोत्पाद। इन परिस्थितियों को उपलब्धता में इन परिस्थितियों की उपलब्धता में हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ठीक है, हरा पौधा में प्रकाश संश्लेषण विधि से ग्लूकोज बनाए ना। ठीक, साथ ही इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस भी मुक्त होती है और ऑक्सीजन निकलेला, ऑक्सीजन के छोड़ते हैं। तो गच वृक्ष तो ऑक्सीजन छोड़े नहीं, तभी न हमें सांस मिलेला। 8वां सवाल कहता है, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। तो देखो, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर बताया है। तो जब श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन प्रयोग की जाती है तो उसे वायवीय श्वसन कहते हैं, और जब श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन के बिना ही होती है तो उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। माने सांस जे लेला अगर ओकर में ऑक्सीजन का उपयोग होते तो वायवीय हो जाए, और ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होते तो अवायवीय श्वसन है जी। पहला अंतर है कि ठीक, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। अब दूसरा अंतर देख, इस प्रक्रिया वायवीय श्वसन इस प्रक्रिया में अधिक मात्रा में ऊष्मा मुक्त होती है और अवायवीय श्वसन इस प्रक्रिया में कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक, वायवीय वाला में ऊर्जा ज्यादा मुक्त होला और अवायवीय वाला में ऊर्जा कम मुक्त होला। तीसरा अंतर है, वायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। देखिए में पूरा प्रक्रिया जो है नी कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में होएला वायवीय श्वसन कर। वायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और अवायवीय वाला में है अवायवीय श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया केवल कोशिका द्रव्य में होती है। देख, अवायवीय वाला जो है ना खाली कोशिका द्रव्य में है। अब चौथा अंतर का है, सभी पौधे एवं जंतु वायवीय श्वसन करते हैं। पौधा और जंतु में वायवीय श्वसन करे ना, और
जीवाणु, यीस्ट एवं नील हरित शैवाल अवायवीय पोषण करता है। ठीक है, पेड़ पौधा और जंतु वायवीय और जीवाणु यीस्ट एवं नील हरित शैवाल ये अवायवीय शोषण करे ना। तो अंतर तो हो गेलक वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में। अब 9वां सवाल क्या कहते हैं, गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित है। तो फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, जो अंत में गुब्बारे जैसे रचना में अंतर्कृत हो जाता है, जिसे कुपिया यानी एल्वियोल कहते हैं। यानी कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। मैंने कुपिकाएं अभिकल्पित किस प्रकार है कहता है। ठीक है, अधिकतम गैसों के अधिकतम विनिमय में। तो कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जाल होता है, जहां रक्त ऑक्सीजन ग्रहण करती है और कार्बन डाइऑक्साइड त्याग करती है। मैंने कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जाल होता है, ठीक है ना, जहां रक्त ऑक्सीजन ग्रहण करती है और कार्बन डाइऑक्साइड त्याग करती है। अतः गैस से विनिमय के लिए कुपिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक, 10वां सवाल क्या कहता है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो इसका उत्तर है, रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन जो है नी ऑक्सीजन कर वाहक है, ये हमने शरीर में चारों ओर फैलाएला। तो रक्त में जो मौजूद हीमोग्लोबिन है शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पाती है। हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाए नहीं तो शरीर माने कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पा रही। ऐसी स्थिति में व्यक्ति हर समय थका हुआ और बीमार महसूस करता है। हीमोग्लोबिन की कमी से त्वचा में आंखों का रंग पीला हो जाता है। देख 11वां सवाल क्या कहते हैं, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण मनुष्य में क्यों आवश्यक है। देखो, फुफ्फुस से ऑक्सीजन युक्त रुधिर बायां आलिंद में आता है। ठीक, फुफ्फुस से ऑक्सीजन युक्त रुधिर बायां आलिंद में आता है। अब बायां निलय के संकुचन से यह ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचता है। बायां निलय के संकुचन से यह ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर से विभिन्न हिस्सों तक पहुंचता है। इस प्रकार रक्त पहली बार हृदय से गुजरता है। पुनः शरीर से ऑक्सीजन रहित रुधिर दायां आलिंदों में पहुंचता है। शरीर से ऑक्सीजन रहित रुधिर दायां आलिंद में पहुंचता है। दायां निलय से रक्त को फेफड़े से होकर पुनः बायां आलिंद में पहुंचाया जाता है। दायां निलय, इस प्रकार रक्त दूसरी बार हृदय से गुजरता है। रक्त का पूरे शरीर में एक चक्कर लगाने के दौरान 2 बार हृदय से होकर गुजरने की इस प्रक्रिया को ही दोहरा परिसंचरण कहते हैं। देखो, दोहरा परिसंचरण इसलिए आवश्यक है ताकि हृदय में ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रुधिर आपस में न मिल सके। दोहरा संचरण इसलिए आवश्यक है ताकि हृदय में ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रुधिर आपस में नहीं मिले पार में। अब 12वां सवाल क्या कहते हैं, जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है। देखो, जाइलम तथा फ्लोएम के द्वारा पौधों में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का परिवहन होता है। जाइलम तथा फ्लोएम द्वारा पौधों में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का परिवहन होता है। तो ये दोनों का वहन में क्या अंतर है बोलता है।
अब देख जाइलम, जाइलम का है कि जड़ों से जल तथा खनिज लवणों का परिवहन जाइलम द्वारा होता है जो ऊपर की ओर गति करता है। ठीक है, जड़ से जल खनिज लवण लेके ऊपर चढ़ाएला पौधा सब में। ठीक नहीं, जाइलम हो गया। अब फ्लोएम, पत्तियों में तैयार भोजन फ्लोएम द्वारा विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। अब पत्तियां में जो भोजन तैयार होएला है ना, वो फ्लोएम द्वारा विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। जल तथा खनिज लवण के जाइलम और पत्तियां से भोजन के फ्लोएम। तो इसमें पदार्थों की गति नीचे की ओर होती है, माने पत्ती से आवते तो का नीचे हुई ऊपर है नहीं, और जाइलम में जड़ से जाते तो ऊपर चढ़ी। यही अंतर है जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में अंतर। अब देख 13, फुफ्फुस में कुपिकाओं की तथा वृक्क में वृक्काणु यानी नेफ्रॉन की रचना तथा कार्यविधि की तुलना कर रखा है। रचना और कार्यविधि दुइयों का ठीक है। देख फुफ्फुस में कुपिकाओं की तथा वृक्क में वृक्काणु यानी फुफ्फुस में कुपिकाएं के एक वर्ड लिख और वृक्क में वृक्काणु के एक वर्ड लिख। अब पहला देख, गैसों के विनिमय के लिए दोनों फेफड़ों में बड़ी संख्या में कुपिकाएं होती है। गैसों के विनिमय के लिए दुइयों फेफड़ा में बड़ी संख्या में कुपिकाएं होल। ठीक, गैस कर विनिमय करेला फुफ्फुस कहते फेफड़ा वाला। अब वृक्क में देख, रक्त के शुद्धिकरण के लिए दोनों वृक्कों में बड़ी संख्या में वृक्काणु यानी नेफ्रॉन होते हैं। रक्त का शुद्धिकरण यानी किडनी हो गया होने वाला। ठीक, एगो फेफड़ा एगो किडनी। और दूसरा देख, फुफ्फुस के अंदर वायु मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित होती है जो अंतः गुब्बारे जैसे रचना में अंतःकृत हो जाती है, जिसे कुपिका कहते हैं। माने फुफ्फुस के अंदर वायु मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित होती है जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना में अंतःकृत। देखो वृक्क में मूत्र निर्माण के लिए अनेक निस्पंद इकाई यानी फिल्ट्रेशन होला। अब तीसरा में देख, वायु के प्रवेश होने पर कुपिकाएं फैल जाती है और घर में नहीं फैलता है। चौथा, कुपिकाएं रक्त और फेफड़े की वायु के मध्य O2 और CO2 का विनिमय करती है और विक्राणु रक्त से अनावश्यक पदार्थों का जल तथा इसमें देख ले। ठीक है। पांचवा देख, फेफड़ों के संकुचन से कुपिकाओं में वायु शरीर से बाहर निकल जाती है। वृक्काओं के निर्माण मूत्र जाकर मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है तथा जहां से मूत्र मार्ग से इसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। किडनी छाके लर के मूत्र मार्ग से बाहर निकला दिया। ठीक है, चल ये वाला पार्ट तो खत्म हो गया। जहाँ डाउट लगी पॉज करके देख लो बढ़िया से, बस बार बार देखते देखते अपने समझ में आ जी। बहुत ज्यादा विस्तृत जानकारी भी है लेकिन धीरे धीरे लागले रहे कोई सबके।